सर्वेभ्यो नमः। आप लोगों तक मेरी ध्वनि पहुंच रही होगी। ऑडियो वीडियो ठीक है या नहीं, मुझे एक बार कमेंट करके बताइए। मुझे लगता है मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही होगी। ऑडियो वीडियो ठीक है या नहीं। कोई प्रश्न है किसी का? अगर कोई प्रश्न है तो पहले प्रश्न पूछ लीजिए, फिर शुरू करते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं, एक दो लोग नए जुड़े हैं, मैं देख रहा था, और उनको ना एक बार पिछली क्लासेस भी देख लेनी चाहिए, और जो हो गया है वो भी तैयार करना पड़ेगा ठीक से। चलिए विद्यार्थी, पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है, प्रथम उल्लास हमारा पूरा हो गया था और उसके विषय में विस्तार से चर्चा भी हो गई थी। आज का विषय है हमारा अ, शब्द शक्ति। शब्द शक्ति को लेकर के प्रश्न सीधा सीधा बनता है कि क्या उदाहरण, क्या लक्षण है। अच्छा, एक बात अब आप लोगों को बता देता हूँ विद्यार्थियों, अब ना समय को ध्यान में रखते हुए, मुझे कुछ लोगों ने कहा भी है आप में से, अलग अलग कई लोगों ने कही है ये बात कि सर हो सके तो प्रश्न करा दीजिए। कहा तो निवेदन के रूप में ही है, पर बात ठीक है, मुझे भी बात ठीक लग रही है कि 30 तारीख के बाद कंटेंट पढ़ ही लेंगे कंटेंट का, और वैसे भी कंटेंट पढ़ करके जो है वो टाइम ज़्यादा लगता ही है। तो एक एक दिन में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कर लें। 15 से बाद के बाद तो करने ही थे, पर अभी मैं सोच रहा हूँ कल से ही आप लोगों के प्रश्न शुरू करा के, तभी विषय पूरा हो पाएगा। नहीं तो कुछ चीज़ें छूट जाएंगी, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोग दे ही चुके हो। तैयारी आप लोगों की जो है वो जैसी जिस तरह से आपको पता ही होगा, और क्रैश कोर्स में फिर हम लोग पहले यही कर लेते हैं, तो उससे आपको आपकी तैयारी का भी आइडिया हो जाएगा, और नई जानकारियाँ तो रोज़ मिलेंगी ही। क्या कहते हो आप लोग? मुझे एक बार बताओ कमेंट करके, फिर उस पर एक सर्वसम्मति से निर्णय ले पाएंगे। इन कक्षाओं को ना जल्दीबाजी में पढ़ाऊँ तो उससे बढ़िया है कि दोबारा ही पढ़ा देंगे इनको दोबारा से। तो अभी प्रश्न करा करके अगले 20 दिन हमारे पास हैं, पूरे पूरे 20 दिन में हम लगभग लगभग 18 19 कक्षाएं, 20 कक्षाएं जो है वो प्रश्नों की कर लेते हैं। कुछ यूट्यूब पे कर लेते हैं, कुछ यहाँ कर लेते हैं। यहाँ वाली जो कक्षा आप लोगों की 3:30 बजे की है, वो प्रश्न से टॉपिक वाइज पूरा का पूरा 15 से लेकर के और 2015 से लेकर के 24 तक के सारे प्रश्न आप लोगों के हो जाएं। मुझे एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके, ताकि मुझे सबका पता लग जाए क्या सब लोग विचार कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों की तो यही राय है कि जी प्रश्न करा दीजिए, क्योंकि कुछ विषय ऐसे छूट जाएगा। दर्शन को लेकर के एक जो बहुत महत्वपूर्ण विषय हमारा अभी रह रहा है, पर प्रश्न से मैं बता रहा आप लोगों का क्या विषय कवर हो जाएगा। एक तो परिचयात्मक जो प्रश्न बनते हैं, वो वाला आप लोगों का विषय हो जाएगा, जिसमें कि भारतीय दर्शन का परिचय, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज प्रश्न जो है वो कराएंगे। ऐसे नहीं, मतलब मिक्स क्वेश्चन नहीं कराएंगे, टॉपिक वाइज कराएंगे। जैसे कि एक दिन में हमने स्मृतियों के प्रश्न रख लिए, क्योंकि स्मृतियों से बहुत ही प्रश्न बन रहे हैं और वही प्रश्न रिपीट होते हैं पेपर में। बहुत ज़्यादा चांसेस जो हैं वो रिपीट होने के हैं। मुझे 4 लोगों ने अलग अलग बोला है कि सर प्रश्न करा दीजिए, तो और ये पिछले 3 4 दिन से अलग अलग लोग कह रहे थे।
तो फिर मुझे लगा एक बार आप लोगों की सम्मति क्या ले लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास देखो 20 दिन बचे हुए हैं, और 20 दिन में अभी हमें भारतीय दर्शन तो खैर वैसे पढ़ ही नहीं पाएंगे टॉपिक वाइज। वैसे तो पूरा का पूरा अगर हम पढ़ना चाहें तो एक एक पुस्तक में लंबा समय लग जाता है। तो मैं ये चाह रहा हूँ आप लोगों को, काव्य प्रकाश का मुख्य विषय हो गया है। जो विषय आप लोगों को ऐसा लगता है वो तो हम वैसा देख लें, पर मेरी दृष्टि में प्रश्न करना टॉपिक वाइज जो है वो ये हो जाएगा। परिचयात्मक विषय जो आप लोगों का होता है, जैसे भारतीय दर्शन का परिचय है, या फिर स्मृतियों का परिचय है, उनके लेखकों का, उनके टीकाकारों का। तो क्रैश कोर्स में वैसे तो प्रश्न ही होता है मूल रूप से, पर मैं ये चाह रहा था कि कम से कम जब जब तक आप लोगों की परीक्षा होती है, मुझे बिल्कुल आइडिया ऐसा नहीं लग रहा था, मुझे अभी भी पता नहीं क्यों ऐसा भरोसा हो नहीं रहा है कि परीक्षा आपकी हो जाएगी। तो पर वो एक विषय अलग है, मेरा लगना ना लगने से निर्भर नहीं करता है। मुख्य विषय ये है कि परीक्षा आप लोगों की हो रही है या नहीं हो रही है। हो रही है परीक्षा वर्तमान में, वो अलग बात है। एक पीआईएल डली हुई है, वो कोर्ट कचहरी का मामला चलता रहता है, वो सब तो होता ही रहेगा। पर हमें जो है वो ध्यान देना है कि परीक्षा हमारी हो जाए ठीक से। चलिए विद्यार्थियों, अभी तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, और फिर आपको कल से काव्य शास्त्र के प्रश्न जो हैं हमारे वो करा करके 2-3 दिन में, और बाकी का जो विषय बचा हुआ है उसके प्रश्न करा करके फिर ये करते हैं। मतलब आप लोगों के प्रश्न अब 2 जगह हो जाएंगे, यहाँ भी और उधर भी, यूट्यूब पर भी। चलिए ये देख लेते हैं हम लोग इसको। कौन कौन है क्लास में, एक बार कमेंट करके बताना। लोग कम इसीलिए हैं शायद कि वो उन्हें लग रहा है कि जो टाइम जो है वो उसके हिसाब से कम है। जिन्होंने बोला वो इस समय क्लास में एक भी नहीं शायद है। हाँ, यूनिट के हिसाब से टॉपिक वाइज जो है वो प्रश्न कर लेंगे। जैसे आप लोगों की पहले ये 9वीं 10वीं यूनिट हो जाएगी, पहले 8वीं, ये 6ठी 7वीं 8वीं यूनिट कराऊंगे मैं, फिर कराएंगे वो। तो यहाँ देखो आप लोगों को, ये भी विद्यार्थियों कह रहे हैं, मैं तो विद्यार्थियों कहता हूँ, ये भी कह रहे हैं। ये पता है ना आप लोगों को कि शब्द 3 प्रकार के होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। हमने कल चर्चा की ही थी उसको ठीक से लेकर के। तो ये कह रहे हैं कि साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिधत्ते सवाचक। जो साक्षात संकेतित अर्थ को अभिधत्ते कहता है वो वाचक होता है। वाचक की परिभाषा कई कई बार पूछी गई है। जो साक्षात संकेतित अर्थ को कहता है वो वाचक कहलाता है। ये तो सामान्य ही बात है, आपको इसमें कोई ऐसी कठिन बात नहीं है। तो वाचक पर हम कल चर्चा कर भी चुके हैं। एक पंक्ति साहित्य दर्पण काव्य प्रकाश की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। संकेतित चतुर्भेदो, और जो संकेतितार्थ होता है, जो हम लोक में बोलते हैं संकेतितः चतुर्भेद, जात्यादि जाति रेव वा। मम्मट इसको लेकर के ये कह रहे हैं कि संकेतितार्थ जो होता है ना उसके 4 भेद होते हैं। जात्यादि ही जाति रेव वा। जात्यादि जो 4 जाति गुण क्रिया और यदृच्छा है ना, यहाँ जो है मम्मट कह रहे हैं कि संकेतित अर्थ जो है वो 4 प्रकार का होता है। संकेतित अर्थ का मतलब क्या होता है, हम जब किसी शब्द को बोलते हैं, मैं लेखनी बोल रहा हूं, तो लेखनी कहने से मैं इसका संकेत कर रहा हूं, तो लेखनी का वाचक शब्द, इसका वाचक शब्द जो है वो लेखनी है, तो इसको हम लोग संकेतितार्थ कहते हैं। तो साक्षात संकेतितम अर्थम अभिधत्ते, हम लोग कोई भी काव्य में वाक्य प्रयोग करते हैं तो उसका जो साक्षात संकेतित अर्थ होता है, उस अर्थ को बताने वाला जो शब्द होता है वो वाचक शब्द कहलाता है, और उस वाचक शब्द के द्वारा जो अर्थ कहा जाता है वो वाच्यार्थ कहलाता है। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का 4 प्रकार से हुआ। और मम्मट यहां 2 बातें कह रहे हैं, देखो, जात्यादिर जाति रेववा, जाति गुण क्रिया और यदृच्छा। ये पेपर का प्रश्न बनता है आप लोगों को यहां से कि संकेतित अर्थ जो है मम्मट की दृष्टि में क्या है। तो वो कह रहे हैं कि महाभाष्य पतंजलिकार भी जो है वो 4 प्रकार के शब्दों को ही कहते हैं। जाति क्या है, गुण क्या है, क्रिया क्या है, यदृच्छा क्या है। देखो, गो शब्द में जो गोत्व रहता है वो जाति का बोध कराता है। मैं गो शब्द को कहता हूं, मतलब हम संसार के जितने शब्द हैं उन शब्दों से 4 प्रकार के वाचक शब्दों को देखते हैं। कोई शब्द मैं बोलता हूं, गो शब्द बोला, गो शब्द कहने से क्या पता लगा, गोत्व का पता लगता है, गाय सामान्य का पता लगता है। ये बात कितने लोगों को पता है पहले से, मुझे एक बार बताओ।
क्योंकि अगर नहीं पता तो ये समझानी पड़ेगी, और समझानी पड़ेगी तो फिर इस पर मैं उस दृष्टि से बताता हूँ। अगर आप लोगों को पता है तो बताओ कि चार प्रकार के जो शब्द हैं, जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा जो है, वो उसका उसके बारे में क्या जानकारी है आप लोगों को? मुझे पहले ये स्पष्ट कर दीजिए शीघ्रता से। संकेतितार्थ जो है वो चार प्रकार का है, ये कितने लोगों को समझ में आता है? उन्होंने कॉपी किया होगा, कोई नहीं। कितने लोगों को पता है? हम जब कोई शब्द बोलते हैं, उस शब्द से, जैसे मैंने कहा लेखनी, अब लेखनी से द्रव्य का पता लगा। मैंने कहा गो, गो द्रव्य का पता लगा, लेकिन एक द्रव्य का पता लगता है, एक गो सामान्य का पता लगता है। तो यहां से गोत्व, गो शब्द का गो शब्द बोलने से संसार की सारे ऐसे द्रव्यों का पता लग जाता है जिनमें गाय के सारे लक्षण घटते हैं, है ना। सासना, लंगूल, ककुद, खुर, विषाणी, ये सब जो है, ये जिसके अंदर रहते हैं वो गाय कहलाता है। तो गो शब्द कहने से, अंजू मैंने कमेंट करके बताया था, और आपको एक बात फिर ध्यान रखनी चाहिए कि विषय के बीच में ये क्यों पूछ रहे हो आप? 12:30 बजे वाली क्लास, मैसेज भी डाला है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सब जगह डाला हुआ है मैसेज आपको, और आप अपना नोटिफिकेशन चेक करोगे, वहां भी बताया हुआ है कि क्लास जो है आज विशेष कारण से नहीं हुई। आज की क्लास आज की बजाय कल लगाई है, कल शनिवार को वो 12:30 बजे वाली क्लास नहीं होती है। तो गो शब्द बोलने से जो है वो संसार के सारी ऐसी गाय जाति का बोध हो जाता है कि जिसके अंदर सासना, लांगुल, ककुद, खुर, विषाण ये सब होते हैं। तो ये क्या कहलाता है? जातिवाचक शब्द हो जाते हैं, मतलब ये जाति का बोध कराता है गो कहने से। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो गुण का बोध कराते हैं, जैसे कि शुक्ल आदि शब्द है, तो शुक्ल आदि शब्द जो हैं वो गुण का कराते हैं। कुछ क्रिया शब्द हैं जो क्रिया का बोध कराते हैं, है ना, ये सामान्य बात है, तो पता ही है आप लोगों को। और कुछ शब्द हैं यदृच्छा। अब जैसे डिथ है, डिथ जो है, किसी बैल का नाम हमने डिथ रख दिया, आप लोगों ने किसी का नाम टिंकू रख दिया, अब करा लो टिंकू, गाना भी बना टिंकू जिया ना, पल पल ना माने टिंकू जिया। गाने बनाने वाले भी खतरनाक ही हैं। तो आपने किसी का कुछ भी ऐसे ही अपनी मर्जी से कोई नाम रख दिया, ना तो वो जाति का बोध कराएगा, ना वो शुक्ल आदि गुण का बोध करा रहा है, ना वो क्रिया का बोध करा रहा है, बस ऐसे ही डित्थ शब्द बोल दिया हमने। तो जो डित्थ शब्द बोल दिया है वो आपने किसी बालक का नाम जो है पप्पू रख दिया। अब इन पे केस कर दो कांग्रेस वालों, इग्नू वालों पे। तो इस प्रकार संज्ञा शब्द जो है वो व्यक्ति का बोध कराते हैं। तो ये यदृच्छा मतलब आप लोग किसी अपनी इच्छा से किसी का कुछ नाम रख दे रहे हो, तो वो चार प्रकार से शब्द जो है वो चार चीजों का बोध कराते हैं। या फिर एक मत ये भी है कि भाई ये चारों के चारों शब्द जो हैं वो जाति का ही बोध कराते हैं, अर्थात संकेतित अर्थ जो है वो सामान्य रूप से जाति का ही बोध कराता है, व्यक्ति का बोध नहीं कराता है। जैसे कि अब यहाँ ये वाला प्रश्न, इसको लेकर के जो है दोनों ही मत हैं, और मम्मट दोनों मत को जाति रेव। अब जैसे मैंने कहा शुक्ल शब्द बोला, तो शुक्ल शुक्लत्व का भी तो बोध करा रहा है। संसार की सफेद जितनी भी चीजें हैं, सफेद चीजें, शुक्ल गुण भी है लेकिन उसमें शुक्लत्व भी है। या फिर क्रिया है, क्रिया का मतलब ये हुआ कि भाई चलती, तो चलने का सामान्य जिसमें है, तो क्रिया भी जो है वो जाति का बोध कराती है ना। कोई चीज जो है गमन क्रिया जिसमें है उन सामान्य का बोध कराती है। ऐसे ही आप लोगों ने किसी का कोई नाम रख दिया है, तो वो नाम रखने से, एक नाम ऐसा शब्द है जो व्यक्ति का बोध कराता है, लेकिन उसे भी जाति में ही मान ले रहे हैं। तो ये एक मत ये है कि भाई जाति में ही संकेत ग्रह होता है, एक मत है कि चारों में संकेत ग्रह होता है। तो चार दोनों का मीमांसकों का मत ये वाला जो है, और उसको जो है वो मम्मट ने यहाँ पर स्पष्ट किया है। बस इतना है, मम्मट ने दोनों बातें कह करके यहाँ अपनी बात पूरी कर दी है। अब हम चलते हैं फटाफट से, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है कि संकेतितार्थ जो होता है वो किस किस में होता है, तो वो चारों में होता है। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग सीधा सीधा सा मीमांसकों के मत पर चर्चा करने का बहुत ज्यादा ऐसा कुछ वो है नहीं, मैंने समझा ही दिया मोटा मोटा सा आप लोगों को यहाँ से। तो ये जो अभिधा हमने पढ़ा है, अभिधा साक्षात संकेतितम,
वाचक शब्द जिसको कहते हैं वो अभिधा अर्थ होता है, इसी को वाचक अर्थ वाच्यार्थ भी कहते हैं, उसको अभिधार्थ भी कहते हैं। अभिधा से कहा निकलने वाला अर्थ भी उसे ही कहते हैं और वाच्यार्थ भी उसे ही कहते हैं। तो उसका यही लक्षण है, साक्षात संकेतितम अर्थम अभिधत्ते सवाचक। इतनी बात कहने के बाद जो है अब सीधा हम लोग लक्षणा पर चलते हैं। लक्षणा को लेकर के इनका जो हिसाब किताब है वो अलग है। कल आप लोगों को इसकी साहित्य दर्पण के प्रश्न कराते हुए उनमें लक्षणा का मैं साहित्य दर्पण की दृष्टि से बात करूंगा तो वहां अलग विवरण है और इसमें कंफ्यूज भी नहीं होना है आप लोगों को, बहुत आसान सा है ये। मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़ितोथ प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणारोपिता क्रिया। मुख्यार्थ बाधे, मुख्य अर्थ का बाध होने पर, तद योगे उस मुख्य अर्थ से जो हम लक्ष्यार्थ की कल्पना कर रहे हैं उसका योग होने पर। अब वो उसके कारण है, या तो रूढ़ी से वो योग करेंगे या फिर प्रयोजन से। अन्य अर्थ लक्ष्यते, जो अन्य अर्थ हमें पता लगता है, सा लक्षणा आरोपिता क्रिया, वो लक्षणा आरोपिता क्रिया होती है मुख्य अर्थ बाधे। लेकिन इसकी 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि मुख्य अर्थ का बाद होना चाहिए। लक्षणा तब होती है जब मुख्य अर्थ का बाद होता है। आप लोगों ने गंगायाम सबको है याद या नहीं है, मुझे एक बार कमेंट करके बताओ, ताकि मैं फिर थोड़ा सा उसमें स्पीड से आगे बढ़ सके हम लोग। मुख्य अर्थ का बाद होने का मतलब क्या है कि हमने कहा गंगायाम घोष है तो गंगायाम में, गंगा में तो घर होता नहीं है, तो मुख्य अर्थ का बाद हो गया है। तो लेकिन हम लोग इसका ये मतलब नहीं करेंगे कि हम लोग सड़क पर घर बना देंगे। इसका मतलब कहना पड़ेगा गंगा तटे घोष है, गंगा के तट पर घर है, तो वो हमें उससे तद योगे जो हम नया अर्थ निकाल रहे हैं वो नया अर्थ उस अर्थ से जो मुख्य अर्थ था उससे नए अर्थ का योग होना चाहिए, है ना। गंगा के तट पर घर है, ये मतलब निकालना चाह रहे हैं हम लोग। तो ये हम लोग या तो रूढ़ी से होगा या प्रयोजन से होगा। तो रूढ़ी और प्रयोजन के भी अलग अलग हम लोग देखेंगे। तो इसे रूढ़िमती लक्षणा कहते हैं, इसे प्रयोजनवती लक्षणा कहते हैं। रूढ़ी या फिर प्रयोजन से जो है वो ये एक मुख्य कारण होता है, ये लक्षणा कहलाती है। अन्य अर्थ लक्ष्यते यत् सा लक्षणा आरोपिता क्रिया, जो अन्य अर्थ का पता लगता है, अन्य अर्थ लक्ष्यते, जो अन्य अर्थ हमें मुख्य अर्थ का बाद होने पर और उसी मुख्य अर्थ से योग जुड़ा हुआ कोई हम नया अर्थ निकालते हैं रूढ़ी या फिर प्रयोजन के कारण से, सा लक्षणा वो लक्षणा कहलाती है। और ये लक्षणा आरोपिता क्रिया होती है, स्वाभाविक अर्थ नहीं होता है। लेखनी है, लेखनी का स्वाभाविक अर्थ है, लेकिन लक्षणा का जो अर्थ निकलता है वो आरोपित होता है, कल्पित होता है, ये मतलब हुआ। सामान्य रूप से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आसान सही है। और जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा की, वहां जो लिखने वाला प्रश्न बनेगा उस पर शब्द शक्ति एक पक्का सा प्रश्न है। मैं आपको काव्य प्रकाश से बता भी देता हूं, जिन लोगों को उसके लिए एग्जाम देना है हरियाणा के लिए। बाकी तो सामान्य तो बनता ही है कि कौन सी अभिधा का, लक्षणा का, व्यंजना का उदाहरण क्या क्या है, ये तो सामान्य प्रश्न बनता ही है। अभिधा का तो सामान्य ही है, खैर लक्षणा का, व्यंजना का जो है वो क्या क्या उदाहरण बनते हैं ये प्रश्न तो बनता ही है। लेकिन इसमें से आपको सीधा सीधा सा ये प्रश्न बनता है लिखने की दृष्टि से, लक्षणा के काव्य प्रकाश के अनुसार लक्षणा का निरूपण कीजिए। तो लिखने वाले प्रश्नों में ये वाला विषय हमारा आता है, ठीक है। तो काव्य प्रकाश के जो मुख्य हैं, काव्य का प्रयोजन है, काव्य हेतु है, काव्य जैसे शब्द जो है, हम लोग पहले स्क्रीनिंग की पढ़ाई करने के बाद फिर सब्जेक्टिव पर बात करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को मोटा मोटा सा आइडिया दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोग वो याद कर सको, लक्षण याद कर सको। काव्य का हेतु हो गया है, काव्य की परिभाषा क्या है, परिभाषा के बाद जो है वो काव्य का भेद क्या है। इनके प्रश्न जरूर आप लोगों के लिए लिखने की दृष्टि से बनते हैं, और यहीं से आप लोगों को किसी अलंकार का निरूपण भी होता है, ठीक है। तो अलंकार निरूपण भी आप लोगों के लिए रहता है, किसी एक अलंकार का नाम दे देंगे, उसके फिर उदाहरण लिखो, ये आपको, और बहुत छोटा सा स्पेस रहेगा लिखने के लिए, 10 या 12 लाइन का स्पेस है, उसी में आप लोगों को सारा आंसर लिखना है। तो बहुत लंबा चौड़ा आंसर तो नहीं लिखना है, ये हुआ। तो इसके लिए सीधा सीधा सा आप लोगों को ना एक डाउट होगा, कौन कौन है यहाँ पर जो इन्हें हरियाणा की असिस्टेंट प्रोफेसर या हरियाणा पीजीटी का एग्जाम देना है, मुझे बताना एक बार, क्योंकि वो मैंने सेम बैच ही बनाया हुआ है। तो आपको एक बात बता देता हूं कि देखो, कभी इस तरह से जब प्रश्न आते हैं ना आप लोगों के पास, उसमें 10 लाइन 12 लाइन में आप लोगों को बहुत लंबा चौड़ा तो लिख नहीं पाओगे।
सीधा सीधा सा आप लोगों को दो लाइन लिखनी है कि मम्मटेन लक्षणाया लक्षण विषय उक्तम, ऐसे लिख करके आप लक्षण लिखोगे। लक्षण लिख करके फिर सीधा सीधा उदाहरण दे दोगे। लक्षण उदाहरण में ही 10-12 लाइन में काम पूरा हो जाना है। जो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा आप लोग उसकी विस्तार से व्याख्या लिख भी नहीं पाओगे, तो संस्कृत में ही लिखने का अभ्यास करा देंगे आप लोगों को, निश्चिंत रहो। बहुत कठिन काम नहीं है संस्कृत में लिखना। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि अभी संस्कृत में लिखना कठिन काम है, तो बिल्कुल कठिन नहीं है। चलिए, तो मुख्यार्थ का बाद होना चाहिए, मुख्यार्थ से योग होना चाहिए, या रूढ़ी या फिर प्रयोजन से। हम सीधा सीधा उदाहरण आते हैं, उदाहरण पर आते हैं और उदाहरण पर ही ले करके हम लोग देख लेंगे। तो ये दो प्रकार के हुए हैं, है ना। अब इनमें से जो हमारी लक्षणा है, पहले वो प्रयोजनवती लक्षणा है, और प्रयोजनवती लक्षणा के साथ साथ जो है वो रूढ़िमती लक्षणा है। दो प्रकार की लक्षणा हुई यहां से। तो इनमें से पहले प्रयोजनवती के दो भेद हुए। प्रयोजनवती जो लक्षणा है उसके दो भेद होते हैं, शुद्धा और गौणी। शुद्धा और गौणी का क्या है? शुद्धा और गौणी के भी दो भेद हो जाते हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। इन पर चर्चा करेंगे हम लोग। जहां पर लक्षण लक्षणा स्वसिद्ध, ये इन्होंने नीचे इसकी परिभाषा भी दी है। स्वसिद्ध ये पराक्षेप परार्थम स्वसमर्पणम उपादानम लक्षणम च इति उक्ता शुद्धैव साद्विधा। शुद्धा लक्षणा जो, इसका चार्ट बनाते हैं अभी पहले। स्वसिद्ध ये पराक्षेप, जो शुद्धा लक्षणा होती है उसके दो भेद हो जाते हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। स्वसिद्ध ये पराक्षेप, अपनी सिद्धि के लिए दूसरे का आक्षेप जहां हो जा कर लेती है ना, जहां पर कोई पद अपने अर्थ की सिद्धि के लिए दूसरे पद का आक्षेप कर लेता है। स्वसिद्ध ये, अपनी सिद्धि के लिए दूसरे का भी आक्षेप कर लेना, ये जो है वो उपादान लक्षणा कहलाती है। और लक्षण लक्षणा क्या होती है? परार्थम स्वसमर्पणम, दूसरे के लिए अपना समर्पण कर लेना। जैसे कि आप लोगों को जो है यहां से उदाहरण दे रहे हैं, कुंताह प्रविशंति। तो हम लोग जो है पहले यहां से देखते हैं, लक्षण लक्षणा को बात करते हैं। इसकी परिभाषा भी यही है, स्वसिद्धये पराक्षेप। और लक्षण लक्षणा क्या है? परार्थम स्वसमर्पणम। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है कि अब सब जगह रिटर्न पेपर की परिपाटी आने वाली है, तो इसलिए रिटर्न का भी उपादानम लक्षणम चेति शुद्धैव साद्विधा, ये शुद्धा लक्षणा के दो भेद हैं। इनको शुद्धा लक्षणा के भेद आप ध्यान रखना। और उदाहरण क्या हुए? कुंताह प्रविशन्ति। और इधर क्या हो जाएगा? गंगायाम घोषः। गंगायाम घोषः। अब गंगायाम घोषः में आप लोग देखोगे, कुंताह प्रविशन्ति, भाले तो प्रवेश नहीं करते हैं, तो लक्षणा का ही जो लक्षण है वो घट रहे हैं, क्योंकि भाले प्रवेश नहीं करते हैं। तो मुख्य अर्थ का जो बाद है, क्योंकि इससे जो अभिधा अर्थ वाला निकल रहा है, अभिधा वाला, भाले प्रवेश करे जा रहे हैं, तो भाले तो प्रवेश नहीं करते हैं। भाले तो अपने आप प्रवेश नहीं करेंगे, भाले में प्रवेश करने का सामर्थ्य नहीं है। तो कुंताह प्रविशन्ति कहने से जो है वो इसका मुख्य अर्थ का बाद हो गया है। लेकिन इसका मतलब क्या है? हम लोग इस पर फिर आक्षेप कर लेते हैं। क्या आक्षेप कर लेते हैं? स्वसिद्ध ये कुंताह शब्द जो है, जब ये नहीं सिद्ध हो रहा है तो अपनी सिद्धि के लिए ये किसी अर्थ का आक्षेप कर लेगा। क्या है वो अर्थ? कुंताह पुरुषाः प्रविशन्ति। तो ये जो हमने पुरुष का आक्षेप किया है अपनी सिद्धि के लिए, और अपना अर्थ नहीं छोड़ रहा है, पुरुष प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन वो पुरुष जो भाले लिए हुए हैं। तो कुंताह पुरुषाः प्रविशन्ति, ये हमने जो है उपादान लक्षणा, और उपादान लक्षणा में भी जो उपादान लक्षणा का जो है ये वाला भेद हो गया है। गंगायाम घोषः जो है, जब अपनी बात करता है गंगायाम घोषः,
तो मुख्य अर्थ का बाद क्या होगा, गंगा में घर नहीं होता है, लेकिन इससे योग होने पर ही गंगा तटे घोष हम लोग इसका जो है वो अर्थ करते हैं। गंगा तटे घोष। अब आप लोग देखोगे अपनी सिद्धि के परार्थम है ना, तट की सिद्धि के लिए गंगा अपने प्रवाह अर्थ को छोड़ दे रहा है, तो गंगा के तट पर घर है। एक तो ये हो गया है। दूसरी बात यहां से जो है वो गंगा तटे घोषा, हाँ ये वाला हो गया है। अब ये देखोगे आप लोग, ये रूढ़िमती और प्रयोजनवती लक्षणा जो होती है, ये रूढ़िमती का लक्षण है। नहीं, कुंता पुरुषा, हाँ ऐसा बोला जाता है, तो रूढ़िमती लक्षणा का उदाहरण हो गया ये। और गंगा तटे घोषा जो है ये प्रयोजनवती, प्रयोजन है इसका कोई ना कोई। प्रयोजन क्या है, शीतत्व पावनत्व, तो प्रयोजन के कारण से हम ये लक्षणा हुई है। आप में से कोई ऐसा है जिसे लक्षणा पहले से समझ में नहीं आ रही हो या अभी समझ में ना आ रही हो, मुझे एक बार कमेंट करके बताओ, कुछ पूछना है तो फिर आप लोगों को आगे बढ़ते हुए इनके उदाहरण लिखवा देते हैं। उपादान लक्षणा के दो उदाहरण, कुंताः प्रविशन्ति, यष्टयः प्रविशन्ति, दोनों बिल्कुल सेम है। चाहे कुंताः प्रविशन्ति उदाहरण देखो, यष्टयः प्रविशन्ति ये वाला उदाहरण देखो, बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये हुआ। और इसके अतिरिक्त जैसे यष्टयः प्रविशन्ति, लाठियां तो नहीं होंगी, तो यष्टयः का मतलब क्या हो जाएगा कि यष्टिधारिणः पुरुषः प्रविशन्ति, लाठी लिए हुए लोग प्रवेश कर रहे हैं। अब लक्षण लक्षणा पर आते हैं। ये हमने उपादान लक्षणा की बात की थी। लक्षण लक्षणा के जो दो उदाहरण हैं उनमें से हमने गंगायाम घोष उदाहरण देखा है। यही उदाहरण मेन रूप से, मुख्य रूप से पूछा जाता है। तो ये शुद्धा क्यों है भाई, शुद्धा इसलिए है क्योंकि ये उपचार से रहित है। शुद्धा उपचारेण उभय रूपा च इयम शुद्धा, दोनों प्रकार की जो शुद्धा है उपादान लक्षण और लक्षण लक्षणा के रूप में जो है ये उपचारेण अमिश्रितत्वात्, क्योंकि इसमें उपचार का मिश्रण नहीं है। ठीक है, अब उपचार क्या हुआ भाई, उपचारो ही नाम अत्यंतम विशकिलितयोः विशकलितयोः पदार्थयोः सादृश्य अतिशय महिम्ना भेद प्रतीति स्थगन मात्रम। मतलब क्या हुआ कि अत्यंत दो भिन्न पदार्थों में, दो बिल्कुल अलग अलग पदार्थ हैं, दो भिन्न पदार्थ हैं, उनमें अतिशय सादृश्य के कारण, लेकिन उनमें एक जैसे दिख रहे हैं, उनके भेद की प्रतीति न होना उपचार कहलाता है। भाई दो अलग, जैसे हमने कहा कि गौ सदृशी गवयः, जैसा गाय होती है वैसी ही गवय होती है। दो अलग अलग पदार्थ हैं, गौ अलग है, गाय नील गाय अलग है, तो गवय अलग है, गौ अलग है, लेकिन उसके लिए हम लोग क्या कह देते हैं कि गवय को देखना है तो गौ को देख लो, ऐसा बोल देते हैं ना हम लोग। तो इसको कह रहे हैं कि जहां सादृश्य संबंध होता है, सादृश्य संबंध के अतिरिक्त उपचारेण अमिश्रितत्वात्, उपचार का मतलब ये होता है कि सादृश्य संबंध उपचार कहलाता है, और सादृश्य संबंध से रहित जो होता है वो शुद्धा कहलाता है। इनमें सादृश्य संबंध नहीं होता है। अब बताओ मुझे आप लोग, कुछ उलझा तो नहीं है? जैसे कि किसी बालक में जो है वो शौर्य कौर्य आदि, शौर्य और क्रौर्य जो है ये दो गुण ऐसे हैं जो शेर में दिखाई देते हैं, तो उसको हम कह देते हैं कि सिंहो मानवक, ये तो शेर बच्चा है ना, ऐसा बोल देते हैं। तो ये जो है उपचार मूलक होता है, तो इसको जो है ये गौणी का भेद बनता है, सिंहो मानवक। लेकिन ये जो है आप लोगों को शुद्धा में क्या होता है, जहां सादृश्य संबंध नहीं होता है वो शुद्धा कहलाती है। बस इतनी बात ध्यान में रखनी, और कोई ऐसे विशेष इसमें यहां से बात नहीं है। गौणी लक्षणा में क्या होता है भाई, गौणी लक्षणा में ये होता है कि भाई गौणी लक्षणा वो होती है जिसमें कि सादृश्य संबंध रहता है। जैसे कि आप लोगों को देखो अब यहां पर सादृश्य शुद्धा और गौणी की बात कर रहे हैं ना, शुद्धा पर हमने बात कर ली, अब गौणी की बात करते हैं। शुद्धा के दो भेद हो गए हैं, उपादान लक्षणा लक्षण लक्षणा। ठीक है, अब हमने देखा कि शुद्धा और गौणी जो है दोनों के दो भेद और होते हैं, सारोपा और साध्यवसाना, ये दो और भी होते हैं, सारोपा और साध्यवसाना। देखो शुद्धा की बात हो गई, हम अभी शुद्धा से थोड़ा सा अलग चलते हैं।
अब यहाँ इन शुद्धा के दो उदाहरणों को अलग रखे रखते हैं हम लोग। यहां से शुद्धा और सारोपा, शुद्धा और गौणी, शुद्धा और गौणी जो है वो इनके दो भेद कर लेते हैं। गौणी के दो भेद हुए, शुद्धा के दो भेद हो जाते हैं, सारोपा और साध्यवसाना। दोनों के दो दो भेद हो जाते हैं ये वाले। तो इनमें से बता रहे हैं सारोपा क्या होता है, इनका लक्षण पूछा जाता है। सारोपा तो यत्र उक्तो विषयी विषयस्तथा, जहां पर विषय और विषय दोनों ही कहे जाते हैं वो सारोपा कहलाती है। और विषय अंतः कृते अन्यस्मिन यत अन्यस्मिन सात्स्यात् साध्यवसानिका, जहां पर विषय जो है वो अंदर उसका विषय विषय का जहां विषय का निगरण कर लेता है विषय, वो जो है साध्यवसानिका कहलाती है। दोनों में क्या अंतर है, इनका उदाहरण देखो। उदाहरण देख करके जो है हम लोग वो कर लेते हैं। पहले गौणी सारूपा को देख लेते। गौणी में क्या रहता है, गौणी में वो है जहां पर सादृश्य संबंध है। गौरवाही कह, है ना, गौरवाही कह, वाहिक देश का निवासी जो है वो गाय के समान होता है। तो ये एक सादृश्य संबंध दिखाने वाला हुआ। सादृश्य संबंध है तो गौणी का भेद बनेगा। तो गौरवाही कह, जैसे आप लोग किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग करोगे तो ये गौणी का भेद बनेगा, गौरवाही कह। और इसमें से सारोपा में क्या रहता है, जहां दोनों का नाम लेकर के कथन किया जाता है, गौरवाही कह। और इधर क्या हो जाएगा, गौरयम। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों को बात बन रही है या नहीं बन रही है? अगर आप मुझे बता देंगे तो आसान हो जाएगा मेरे लिए पढ़ाना थोड़ा सा, है ना। आसान सा ही विषय है। शुद्धा और गौणी में क्या भेद है, जहां पर सादृश्य संबंध होता है वो शुद्धा होता है। इसका सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखनी है, सादृश्य संबंध। जब उपमान और उपमेय रहते हैं, दो शब्द हैं, दोनों के बीच में सादृश्य संबंध होता है, तो सादृश्य के अतिरिक्त सादृश्य संबंध से भिन्न गौणी में सादृश्य संबंध होता है। तो यहां देख रहे हो आप लोग, गौर वाहिक, वाहिक देश का निवासी गाय के जैसा होता है। ये बताने से हमें पता लगता है कि गौर वाहिक जो है ये सादृश्य संबंध हो गया, तो गौणी का भेद हो गया। लेकिन गौ और वाहिक दोनों का शब्दशः कथन किया गया है, नाम लेकर के कथन किया गया है, तो ये सारोपा का भेद हो गया है। साध्यवसाना में हम नाम दोनों का अलग अलग नहीं लेते हैं, हम लोग सीधा कह देते हैं गौर वाहिक गौरयम, ये गाय ही है, ठीक है, ये गाय ही है। तो हमने जो है इनमें अंतर नहीं रखा है, मतलब इनमें जो है शब्दशः कथन नहीं किया है तो साध्यवसाना है, और शब्दशः कथन किया गया है तो सारोपा है। अब अगला चलो, आप लोग जो है इसी तरह से, मैं ये मान के ही चल रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है फिर। और इसी तरह से ये तो हो गया है, गौणी का हो गया ना, शुद्धा के आ जाओ। सारोपा और साध्यवसाना का जो है, आयुर्घृतम आयुरेव इदम, ये वाला उदाहरण सीधा सीधा उदाहरण पूछते हैं। आयु और घृतम, आयु और घी, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, कार्य कारण संबंध। घी जो है वो आयु का कारण बनता है, तो सादृश्य संबंध नहीं है। सादृश्य संबंध नहीं है तो आयुर्घृतम, और शब्दशः कथन है दोनों अलग अलग, तो सारोपा हो गया है। और आयुरेव इदम, ये भेद हो जाएगा, तो इससे जो है वो आप लोगों का साध्यवसान है, क्योंकि आपने आयु और घी को अलग अलग नहीं कहा, ठीक है। तो इतनी बात हमारी समझ में आ गई होगी, सिद्ध हो गई होगी। तो अब ये छह, बस छह ही भेद मम्मट ने जो है वो लक्षणा के किए हैं, और इसलिए इनकी लक्षणा, लक्षणा तेन षड्विधा, लक्षणा इसलिए जो है वो छह प्रकार की होती है।
ठीक है, कौन कौन से 6 प्रकार हैं? 6 प्रकार लक्षण के एक तो शुद्धा के 2 भेद होते हैं, उपादान लक्षण, लक्षण लक्षण, है ना। शुद्धा के 2 भेद ये हैं और शुद्धा के 2 भेद ये हैं, तो शुद्धा के भेद हो जाते हैं 4। उपादान लक्षण, लक्षण लक्षण गौणी के भेद नहीं होते, यहाँ केवल सारोपा साध्यवसाना होता है। 6 भेद कुल मिलाकर के जो है वो आप लोगों के यहाँ लक्षणातेन षड्विधा कह करके कहा गया है। सिर्फ उदाहरण पूछे जाते हैं आप लोगों के जो है और इनका लक्षण पूछे जाते हैं। ठीक है, रूढ़िगत भेदों में व्यंग्य से रहित और प्रयोजन मूलक भेदों में लक्षणा व्यंग्य के सहित होती है। बस इसमें ये बात भी ध्यान रखी जाती है कि जो रूढ़ी वाला उदाहरण होता है उसमें व्यंग्य की जरूरत नहीं होती है ना। प्रयोजन नहीं, रूढ़ी वाला जो होता है उसमें प्रयोजन नहीं होता है और इसमें जो है वो प्रयोजन होता है, दोनों में ये अंतर है। चाहे वो रूढ़ी के कारण से चाहे वो प्रयोजन के कारण से, लेकिन वो लक्षणा होगी। सामान्य बात ये हो गई है। गूढ़ व्यंग्य का उदाहरण छोड़ो, गूढ़ व्यंग्य का उदाहरण सिर्फ इनको देख लो ऐसे ही, है ना। पेपर में जो प्रश्न आया हुआ है उसके हिसाब से करा दूंगा ये वाला विषय, इसको छोड़ के काम चल जाएगा आगे। व्यंजना वृत्ति को लेकर के मम्मट क्या कह रहे हैं? तीसरी वृत्ति जो है, यस्य प्रतीति माधातुम लक्षणा समुपास्यते, जिसकी प्रतीति कराने के लिए लक्षणा की उपासना की जाती है। लक्षणा जो है वो की जा रही है, क्यों की जा रही है? लक्षणा इसलिए की जा रही है जिसकी प्रतीति कराने के लिए लक्षणा की उपासना की जाती है। फले शब्दैक गम्ये अत्र व्यंजनात् न अपरा क्रिया। कह रहे हैं कि व्यंजना के अतिरिक्त और कोई व्यापार नहीं होता है उस लक्षणा के फल का बोध कराने में। फले शब्दैक गम्ये, एकमात्र शब्द से ही जिसका कथन होता है उस लक्षणा के फल में। तो उस लक्षणा का जो फल होता है, लक्षणा का फल क्या है भाई? आप लोगों ने लक्षणा की, लक्षणा का मतलब क्या हुआ? गंगायाम घोष है, गंगा में आपने मुख्य अर्थ का बाध किया। क्यों किया मुख्य अर्थ का बाध? क्योंकि उससे अर्थ नहीं निकल रहा है, तो फिर आपने गंगा तट अर्थ क्यों कर लिया? तो कोई कारण है ना उसका। तो उसका फल क्या है? प्रयोजन है या फिर रूढ़ी है, तो वो हुआ। तो उसका फल जो होगा वो फल जिससे निकलता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, साहित्य दर्पणकार इसको बहुत ज्यादा और अच्छे से स्पष्ट करते हैं। जब पिछली बार जो लोग पढ़े हुए हैं उन्हें ठीक से बताया भी था, ये स्पष्ट भी किया था, फिर दोबारा भी करेंगे। साहित्य दर्पण काव्य प्रकाश को फिर दोबारा भी देख लेंगे टाइम लगा करके हम लोग। अभी तो इसको इतना पढ़ के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जो है वो प्रयोजनवती जो लक्षणा होती है उसका एक फल होता है, वो प्रयोजन होता है। रूढ़ी का फल तो रूढ़ी है ही, उसमें तो कोई फल की आवश्यकता नहीं है। तो कह रहे हैं कि जो फल का बोध कराती है, प्रयोजनवती लक्षणा के फल का बोध कराती है। तुमने गंगा का तट अर्थ लिया है, क्यों लिया है? उसका फल है ना कोई, उसका कारण है कोई। तट क्यों अर्थ लिया? तट की जगह कुछ और अर्थ ले लेते नहीं, क्योंकि फल की प्राप्ति नहीं होती कुछ और अर्थ लेकर के। फल क्या है? शीतत्व पावनत्व है। तो उस फल का बोध जो कराती है वो व्यंजना के अतिरिक्त कोई और क्रिया नहीं है, ये कह रहे हैं। बात स्पष्ट हुई या नहीं हुई? आसान भाषा में जो है वो कह रहे हैं। तो ये हो गया आप लोगों को इसको मैं कल प्रश्न से भी कराऊंगा आप लोगों को। यहां ये बता देता हूं कि भाई देखो, ये अभिधा मूला व्यंजना और मैं इसको यहाँ नहीं करा रहा हूँ, उसको प्रश्न से ही कराऊंगा इसको, क्योंकि इसका प्रश्न बना हुआ है और सीधा सीधा प्रश्न है। इसको वहीं आप लोगों को पढ़ा देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। इसको यहाँ आप थोड़ा सा इसको विस्तार देना पड़ेगा, वहां संक्षेप में प्रश्न कैसे पूछा गया है उसकी दृष्टि से क्लियर हो जाएगा। ये सामान्य बात हो गई है। अच्छा, यहां से एक प्रश्न बनता है, वाक्य दोष को लेकर के खूब प्रश्न बने हैं। दोष को लेकर के, दोष का लक्षण क्या है, वाक्य दोष क्या है, और इसके बाद जो है वो रस दोष क्या है। वाक्य दोष, रस दोष आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। ठीक है, फिर गुण पढ़ते हैं हम लोग। दोष क्या है इसकी चर्चा करते हैं। तो मुख्यार्थ हतिर दोषो, जो मुख्य अर्थ में हति, हति यहां जो शब्द दिया हुआ है, हति का मतलब है अपकर्ष। मुख्य अर्थ का जो अपकर्ष होता है, अपकर्षक होता है, वो दोष कहलाता है। मुख्यार्थ हतिर दोष, मुख्य अर्थ का
मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न करने वाला जो होता है वो दोष कहलाता है। अब मुख्य अर्थ क्या है? रसश्च मुख्य, रस जो है वो मुख्य होता है काव्य में। मम्मट, ये तो मम्मट तो रस को ही मानते हैं, सबसे ज्यादा मुख्य जो है वो उसमें रस होता है। तो रस में जो बाधा उत्पन्न करता है वो दोष कहलाता है, तो इसका मतलब रस दोष हो गया एक। फिर आगे कह रहे हैं कि लेकिन वो जो रस होता है तद आश्रयाद वाच्य, लेकिन उस वो रस किस पर रहता है टिका हुआ? जो वाच्य अर्थ होता है, काव्य का जो वाच्य होता है, शब्द से जो निकलती है बात, वो रस उस पर टिका हुआ होता है। तो यहां ये कह रहे हैं तो जो मुख्य अर्थ होता है, वाच्यार्थ जो होता है, वो वाच्यार्थ भी मुख्य अर्थ ही होता है। तो यहां जो है वो, और ये वाच्य अर्थ कैसे निकलता है? उभयोपयोगिनः स्युः शब्दाद्याः तेन तेषु अपि सह। इस वाच्य अर्थ का बोध कौन कराता है? शब्द और अर्थ कराते हैं। तो मतलब ये है कि जो रस है वो शब्द और अर्थ पे भी टिका हुआ है। तो इस तरह से देखोगे तो जो दोष है वो रस दोष, जो रस में रस दोष भी होगा और शब्दार्थ दोष भी होगा, शब्द दोष अर्थ दोष भी होगा। तो पद दोष, पदांश दोष और वाक्य दोष, तीन दोष जो है वो कहकर के यहाँ बताया जाता है इस तरह से। अभी इनके उदाहरण देखेंगे, उदाहरण तो नहीं देखेंगे, केवल इनका नाम देखेंगे हम सब। यहाँ से जो है वाक्यगत दोषों को पढ़ते हैं। सर्वप्रथम दोषों को तीन प्रकार से विभाजित किया, रस दोष, पद दोष और अर्थ दोष, है ना। पद मैंने शब्द, भाई रस दोष है क्योंकि रस तो मुख्य तो रस होता ही है, पर रस भी जो है वो पद और अर्थ, शब्द और अर्थ पर आश्रित रहता है। तो इस तरह से शब्द दोष या फिर पद दोष होगा, और पद दोष के साथ साथ अर्थ दोष भी होगा। तो इनमें से जो है वो आप लोगों को फिर यहाँ जो पद दोष है वो भी तीन प्रकार का होता है। पद दोष भी जो है ना, पद दोष, पदांश दोष और वाक्य दोष। तो इनमें से वाक्य दोष को हम पढ़ रहे हैं। वाक्य दोष कितने प्रकार के होते हैं ये प्रश्न है। 20 जो है वो वाक्य दोष होते हैं। पेपर में क्या प्रश्न पूछा हुआ था, इनमें से कौन से दो पद दोष हैं या फिर वाक्य दोष हैं, ये प्रश्न बना हुआ है। आपको कल का प्रश्न देखने को मिलेगा, ये वाला कल परसों, मतलब जो आप लोगों को काव्य प्रकाश के प्रश्न होंगे उनमें प्रश्न देखने को मिलेगा। क्या करना है आपको, आज होमवर्क यही है कि इन वाक्य दोषों को अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। किस किस को याद है ये 20 के 20 दोष, मुझे एक बार कमेंट करके बताओ। अभी का प्रश्न है, पिछले 1-1.5 वर्षों में जो 2-3 पेपर हुए इनमें से किसी में आया हुआ प्रश्न है, सीधा सीधा। किस किस को याद है? वाक्य दोष तो 20 ही हैं। तेरह जो है वो रस दोष है, वाक्य दोष 20 हैं। मुझे एक बार आप लोग कमेंट करके बताओ भाई, सारे के सारे लोग, किस किस को जो है ये दोषों का याद है कि हाँ जी याद है। याद नहीं है, कर लेना, कोई नहीं, छोटा सा काम है। पल्लवी को याद है, बस कर लेना, कोई बात नहीं, याद कर लेना। सिर्फ नाम याद करने की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। और ऐसे ही जो पद दोष हैं, नहीं पद दोष में देखता हूं प्रश्न आया हुआ है क्या। पहले इसी के प्रश्न कराऊंगा मैं आप लोगों को। रस दोष जो है, रस दोष में सीधा प्रश्न बनता है, इनमें से कौन से दो रस दोष हैं। तो व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव, स्वशब्द वाच्यता,
रस रस स्वशब्दवाच्यता, स्थायी भाव स्वशब्दवाच्यता, अनुभाव की कठिनाई से प्रतीति, है ना, कष्ट कल्पनाया व्यक्ति ही अनुभाव विभावयो हो, अनुभाव और विभाव की बड़ी कष्ट कल्पना से अभिव्यक्ति होना, प्रतीति होना। और इसी तरह से जो है वो फिर प्रतिकल विभाव आदि का ग्रहण, प्रतिकूल, प्रतिकल क्यों लिखा हुआ है, प्रतिकूल, प्रतिकूल विभाव आदि का ग्रहण हो जाए, विभाव आदि प्रतिकूल ग्रहण हो जाए तो रस में गड़बड़ हो जाएगा। रस की बार बार प्रतीति दीप्ति हो रही हो, बार बार जो है वो रस की प्रतीति हो रही हो, दीप्ति हो रही हो, ऐसा। अकांडे प्रथन छेदऊ, अनवसर में रस का विस्तार, जहां अवसर नहीं है, जहां बात करुण की हो रही हो, कोई व्यक्ति वहां हास्य रस को उत्पन्न कर दे तो ये रस दोष हो जाएगा। अनवसर में रस का विच्छेद, है ना, जहां अवसर नहीं है वहां उसको काट दो, मतलब जहां उसकी आवश्यकता है वहां हटा दो तो वो रस दोष हो जाएगा। अप्रधान रस का अत्यधिक विस्तार, जो मुख्य रस है उसको छोड़ के मान लिया आप लोग जो है वो उत्तरामचरितम में श्रृंगार श्रृंगार का विस्तार कर दें तो ये भी रस दोष हो जाएगा। 13 है ये अंगी रस का अननुसंधान, प्रकृतियों का विपर्य, प्रकृति विपर्य, प्रकृति नाम विपर्य, अर्थात पात्रों के स्वभाव का उल्टा होना, पात्र जो है जो जैसा है उसका वैसा स्वभाव ना दिखाना। अनंग का कथन, अर्थात प्रधान रस के अपुष्ट कारक तथ्यों का कथन, जो प्रधान रस के अंग नहीं है उनका कथन किए जा रहे हैं प्रसंग से, तो ये भी जो है वो आप लोगों के 13 दोष कुल मिलाकर के ये बनते हैं। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, दोषों से पर्याप्त है इतना, और ज्यादा कुछ भी नहीं आपको देखने की आवश्यकता होगी। गुण बहुत आसान है देखना, और पेपर में प्रश्न जो है वो सीधा लक्षण पूछते हैं, बस लक्षण लक्षण है, आसानी से समझ में आने वाला विषय है, देखोगे तो हो जाएगा अभी एकदम। अच्छा, कितने लोग हैं जिन्हें गुण का पहले से जानकारी है कि गुण जो है वो समझ में आता है किसी भी काव्य को पढ़ करके, कि जी ये कौन सा गुण होगा, कितने लोगों को पहले से समझ में आता है, मुझे कमेंट करके बताना एक बार। सिर्फ इनका नाम याद रखना है, बाकी की जरूरत तो कुछ और है नहीं इसमें से। चलो, तो मैं आप लोगों को गुण पढ़ा रहा हूं, गुण का लक्षण क्या है। समवाय वृत्तिया शौर्यादय संयोग वृत्तिया तु हारादय गुणालंकाराणाम भेद। किसका लक्षण है ये? नहीं, ये तो मम्मट की तो बात है ही नहीं, ये वाली। अच्छा, भामह कह रहे हैं कि देखो, काव्य अलंकार की टीका में भामह ये कह रहे हैं कि गुण और अलंकार में भेद नहीं है ना, कि भाई देखो, शौर्यादि जो हैं वो गुण हैं और हारादि जो हैं वो अलंकार हैं। तो मनुष्य के पक्ष में तो ये बात ठीक होती है, लेकिन काव्य के विषय में ये वाली बात ठीक नहीं होती है। तो यहाँ जो है वो वामन कह रहे हैं, देखो इसको पंक्ति को पढ़ लो। समवाय वृत्तिया शौर्यादय, के जो शौर्यादि हैं वो आत्मा में समवाय संबंध से रहते हैं। संयोग वृत्तिया तो हारादय, और हारादि जो हैं वो संयोग वृत्ति से रहते हैं, भाई आपने कुछ पहना तो संयोग हो रहा है उसका। तो इनमें गुण और अलंकारों में जो भेद है वो ओज प्रभृति नाम अनुप्रासोपमादि नाम च उभयेषाम अपि समवाय वृत्त्या स्थिति इति गड्डलिका प्रवाहेण एवं एषाम भेद, कि जैसे काव्य में जो है ना वो अलंकार और गुण की स्थिति तो ऐसी है कि भाई इनकी ना जो ओज आदि है ना, ओज है, प्रसाद है, माधुर्य है, इन तीनों की और अनुप्रास आदि जो अलंकार हैं इनकी उपस्थिति काव्य में ऐसे नहीं मानी जाती है जैसे वास्तव में देखा जाता है। काव्य में तो ये समवाय वृत्ति से ही रहते हैं। तो इनका जो भेद है वो ये कौन मान रहा है? ये मान रहा है भामह। भामह कह रहे हैं कि उनका भेद तो गड्डली का प्रवाह के समान है। गड्डली का मतलब भेड़ चाल के समान, बस ये मानते चले जा रहे हैं लोग। मतलब वो जो है कुल मिलाकर के इसके पक्ष में नहीं है कि अलंकार और उनमें भेद माना जाए। फिर वामन क्या कह रहे हैं?
काव्यालंकार सूत्र में वामन ये कह रहे हैं कि गुण और अलंकार में भेद है। ये खलु शब्दार्थयो धर्म काव्य शोभाम कुर्वन्ति ते गुणा, शब्द और अर्थ के जो धर्म है काव्य की शोभा करते हैं वो गुण है। तेज ओज प्रासादय न यमक उपमादय, यमक उपमादि जो है वो काव्य की शोभा नहीं करते हैं, बल्कि उसमें जो आने वाले वर्ण हैं वो वर्ण काव्य की शोभा करते हैं और वो ओज प्रसाद आदि गुण होते हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि तमर्थम अवलंबनते यंगिनम ते गुण स्मृता, उस काव्य के अर्थ के अनुसार जो है वो शब्द और अर्थ के अनुसार जो है जो अवलंबन करते हैं ते गुणा स्मृता, वो गुण कहलाते हैं। तो ये गुण को अलग कर रहे हैं सामान्य रूप से ये। लेकिन जो मम्मट है, मम्मट कहते हैं ये रसस्य अंगिनः धर्माः, जो रस के अंगी धर्म होते हैं, मुख्य धर्म होते हैं, है ना, वो जो है शौर्यादय एव आत्मनः, शौर्य आदि जो होते हैं वो आत्मा के मुख्य धर्म होते हैं। जैसे आत्मा के मुख्य धर्म शौर्य आदि होते हैं, भाई कोई व्यक्ति बहुत डरपोक है, कोई व्यक्ति बहुत शूरवीर है, तो आत्मा का धर्म है ना उसकी वो। तो कह रहे हैं कि जैसे आत्मा के शौर्य आदि गुण जो हैं वो शौर्य आदि धर्म होते हैं मुख्य, इसी तरह से जो रस के मुख्य धर्म होते हैं उत्कर्ष हेतवस्तेसी और अचल स्थितयो गुणाः, जो काव्य में जिनकी स्थिति अचल होती है, आप लोग अक्षरों को इधर उधर नहीं कर सकते हो ये, और उत्कर्ष हेतु होते हैं वो। लेकिन जो अलंकार होते हैं वो कौन होते हैं? उपकुर्वन्ति तम संतम ये अंगद्वारेण जाति चित, तो कह ये तो अंगी है, ये रस के अंगी धर्म है। अंगी धर्म और अंग धर्म में अंतर है। अंगी धर्म मैंने मुख्य धर्म है और अंग मैंने गौण धर्म है, अंग बन करके, अवयव बन करके। तो तम संतम, तम काव्य में संतम होते हुए जो है उस काव्य को जो उपकुर्वंती उपकृत करते हैं जातुचित कभी कभी, हारादिवद अलंकारा, वो हारादि के समान अलंकार कहलाते हैं, अनुप्रास उपमादि। ठीक है, ये हुआ। साहित्य दर्पणकार भी काव्य में प्रधानभूत रस के माधुर्य ओज प्रसाद तीन धर्म मानते हैं। रसस्य अंगित्व मानस्य धर्माः शौर्यादयो यथा, तो कह रहे हैं कि जैसे जो अंगित्व मान धर्म है शौर्य आदि जो हैं, जैसे किसी व्यक्ति में शौर्य आदि धर्म रहते हैं, जो रस के अंगी धर्म है वो गुण माधुर्य ओज प्रसाद जो है तीन गुण कहलाते हैं। ये आसान आप लोगों को इन्होंने भी ऐसा ही कहा है, जो बात मम्मट ने कही है वही बात साहित्य दर्पणकार ने भी कही है। ठीक है, तो ये सामान्य बात है। माधुर्य गुण में क्या रहता है? माधुर्य गुण का लक्षण है। पेपर में प्रश्न ये पूछा हुआ है, पंक्ति दे के पूछा है कि हम किसकी चर्चा कर रहे हैं। मूर्धनि वर्गांत्यगा स्पर्शा अटवर्गा रणौ लघु, बहुत आसान है, समझते ही एकदम समझ में आ जाएगा पढ़ते ही। अवृत्तिर मध्य वृत्तिर्वा माधुर्य, माधुर्य होना चाहिए, माधुर्य लिखा हुआ है, माधुर्य घटना तथा। माधुर्य जो गुण होता है उसमें क्या होता है? मूर्धनि वर्गांत्यगाह, कह रहे हैं कि एक तो मूर्धन्य वर्ण होते हैं और टठ डढ़ को छोड़ करके मूर्धनि वर्गांत्यगाह, मूर्धन्य मूर्धन्य वर्ण टठ डढ़ को छोड़ करके। अच्छा, हम तो उसकी बात कर रहे हैं ना माधुर्य की, माधुर्य में टठ डढ़ कहां से आएगा? मूर्धना, शेष सभी वर्णों से युक्त शब्दों का प्रयोग होता है। तो जो मूर्ध्य जो मूर्धनि ट ठ ड ढ वर्ण है, इनको छोड़ करके सभी वर्ण जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाता है। और क्या कह रहे हैं कि अटवर्गाह, ट वर्ग को छोड़ करके बाकी सब जो रहते हैं वो स्पर्श वर्ण में ट ठ ड ढ को छोड़ करके, ट वर्ग को छोड़ करके। रणौ लघु, वर्णों का अपने वर्ग के अंतिम वर्ग से वर्ण से संयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग होना। संग है, ग का अपने अंतिम वर्ण से प्रयोग होना जो है, कंचन यहाँ भी है। इसके अतिरिक्त लघु र और न जो है वो रेफ युक्त शब्द भी माधुर्य के व्यंजक है। र और न जो है ये जब रेफ से युक्त होते हैं, नहीं, र न और रेफ तीनों ये वाले वर्ण भी जो है अगर काव्य में रहते हैं तो ये माधुर्य के व्यंजक कहलाते हैं। इनसे माधुर्य गुण की पता लगता है। आप लोग बोल के देखो कि ट ठ ड ढ को बोलने में तो समस्या आती है, पर बाकी को र ण और जो है वो कहीं भी खाली रेफ आता है वो, या फिर आप लोगों को जितने स्पर्श वर्ण है वो जहां आते हैं वो माधुर्य गुण कहलाता है। ट वर्ग नहीं होता, बाकी सब होता है। स्पर्श वर्णों में ट वर्ण को छोड़ करके बाकी वर्ण होते हैं। ठीक है, और क्या कहा इसमें जो है समास नहीं होता है, बहुत अल्प समास है। ये हुआ। अनंग तरंग प्रतिमम तदंगम भंगी भिरंगी कृतमानतम आनतांग्याः कुर्वन्ति यूनाम सहसा यथैताः स्वान्तानि शांता परचिंतनानि। तो ये हो गया आप लोगों का ये। ओज गुण में क्या होता है?
योग आद्य तृतीयाभ्यांतम, वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग के प्रथम और तृतीय वर्णों के साथ उनके बाद के वर्णों का बिना व्यवधान के प्रयोग। प्रथम वर्ण जो क च त प के साथ बाद जो है वो ख छ थ फ और ग ज द ब के बाद, अच्छा अगले वर्ण का प्रयोग जो है पहले और तीसरे के तुरंत बाद जो है वो दूसरे और चौथे का प्रयोग हो रहा हो, क के बाद ख का प्रयोग हो रहा हो, तो ये जो है आप लोगों का ओज गुण रहता है। अभी उदाहरण देख लेते हैं। और र वर्णों और र का संयुक्त रूप वाले पदों का प्रयोग, कर्ता, क्रम, वज्र, इनका इस तरह का संयुक्त वर्ण हो जिनमें र बार बार आ रहा हो, ये हुआ। तुल्य वर्णों से संयुक्त शब्दों का प्रयोग, उच्च, उद्दाम, है ना। तुल्य वर्णों को बोलने में समस्या होती है थोड़ी सी। स्वच्छंदोच्छल दच्छ कच्छ कुहर छाते तराम्भुत छट, छाते तराम्भुत छटा, कल पढ़ाया था ना आप लोगों को, विद्या दुद्य दुदार दर दुर्दरी दीर्घ दरिद्र द्रुम, तो इनमें संयुक्त वर्णों का प्रयोग हो रहा है, तो ये कौन सा गुण हो गया, ओज। ट वर्ग का प्रयोग हो रहा हो जहां पर, श वर्णों से युक्त शब्दों का प्रयोग हो रहा हो, लंबे समास हो जहां, ये ओज गुण कहलाता है। वीर रस में खूब प्रयोग होता है। जैसे ये आप लोगों को जो है वो रावण कह रहा है, मूर्धना मुद्वृत्त, इसी का ही है वो जो मैं आप लोगों को पहले वाला पढ़ा रहा था, वो भी श्लोक शायद इसी से ही है। प्रसाद गुण बहुत अच्छी परिभाषा है। श्रुति मात्रेण शब्दातु ये न अर्थ प्रत्यय भवेत, जिस शब्द से श्रुति मात्र से ही शब्द को सुन करके आप लोगों को अर्थ की प्रतीति हो जाए, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है जी आपका प्रसाद गुण। बहुत आसान काम है। साधारण समग्राणाम स प्रसादो गुणो स्मृत है, सभी समग्रों में जो है सबसे साधारण जो होता है। परिम्लानम पीन स्तन जघन संगादुभयत, तनोर स्तनोर्मध्यस्यान्तः परि 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 परिमिलनमप्राप्य हरितम्, इदं व्यस्तन्यासं श्लथभुजलताक्षेपवलनैः, कृशांग्यः संतापं वदति विसने पत्र शयनम। चलिए, आपको पढ़ के अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो एक नायिका है जो लेटी हुई है, उसका वर्णन इसमें किया जा रहा है, और उसके जहाँ जहाँ उसका स्पर्श हो रहा था वहाँ वहाँ के जो विसिनी पत्र शयन है, जो कमल का बिछौना है, वो वहां से सारा का सारा सूख गया है, और जहां उसका शरीर स्पर्श नहीं हो रहा था वहां से कुछ भी नहीं बिगड़ा है। तो ये आप लोगों को यहाँ से जो है वो गुणों के बारे में भी चर्चा, सामान्य सिर्फ लक्षण की बात है, बाकी आसान पहचानना भी है। अगर आप लोगों को पंक्ति पूछ ली जाती है तो उसका आंसर कर पाओगे आप लोग। कल आपको काव्य प्रकाश के प्रश्नों के साथ साहित्य दर्पण काव्य प्रकाश के प्रश्नों को करते हुए हम लोग जो है, अगर मैं आप लोगों को अलंकार की पीडीएफ दूं तो पढ़ के आओगे? इसमें भी है वैसे, जो ये पीडीएफ आप लोगों को लगी हुई है इसमें भी पीडीएफ कुछ अलंकार हैं, वक्रोक्ति अनुप्रास यमक श्लेष पुनरुक्तवाद हवा, पर मैं आपको अपनी पीडीएफ दे दूंगा जो मैंने बनाई हुई है। उसमें सारा का सारा दिया हुआ है, आसान आसानी से पढ़ करके आ जाओगे। पढ़ के आना एक बार आप लोग। और विद्यार्थी जो लोग अभी यूजीसी नेट की परीक्षा नहीं देना चाह रहे हैं, जैसे कि पीजीटी वाले कुछ लोग हैं, तो वो परेशान मत होना, आपका लाभ होगा अभी स्क्रीनिंग वाले उसमें भी। बाकी मैं आपको पूरा दोबारा पढ़ाऊंगा ये, तो ये मत सोचना कि हमारा तो कोई वो हो गया है, नुकसान हो गया, नुकसान नहीं हुआ है, हम लोग इसको पढ़ेंगे ठीक से करके। 1 तारीख के बाद फिर तसल्ली से कक्षा होगी हमारी, ठीक है। 1 तारीख के बाद हमारे पास फिर दर्शन वाला विषय पढ़ने के लिए टाइम होगा, काव्य प्रकाश साहित्य दर्पण पढ़ने के लिए ठीक से टाइम होगा। जो हम ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे वो 1 तारीख के बाद पढ़ेंगे, और अभी प्रश्नों प्रश्नों पर बात करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। अब कौन क्या पूछ रहा था बताओ? क्लास को लेके किसी ने कुछ पूछा था, क्या था विषय? 12:30 बजे वाली क्लास वाला पूछा था ना किसी ने, 12:30 बजे वाली क्लास। मैंने इसलिए आप लोगों को बार बार मैसेज भेज करके वो बनाए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, ताकि आप लोगों को जो है कर लो। कल हम काव्य प्रकाश साहित्य दर्पण के प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। और उसमें पूरा विस्तृत व्याख्या होगी, एक प्रश्न उस प्रश्न से बनने वाला विषय पूरा, जैसे आपको पता ही है मैं कराता हूँ उस तरह से ही करेंगे आप लोग जो है। हाँ, पीडीएफ अभी दे रहा हूँ, साथ साथ दे रहा हूँ मैं। अलंकार की पीडीएफ अभी भेज रहा हूँ आपको ना, ग्रुप में यहाँ दिखाई देगी, दिखा रहा हूँ कहाँ दिखाई देगी।
आपको पीडीएफ जो है, जो आपका ये है, उसमें मुझे कुछ नहीं करना, भेजना ही है, वो भेज दूंगा मैं। अरे ये नहीं भाई। हम्म, इस जगह आप लोगों को पीडीएफ दिखाई देगी अलंकार वाली। कोर्सेज, कोर्सेज में आप लोग कोई भी बैच देखोगे अपना, जैसे यूजीसी नेट वाला ये बैच है, इस बैच में कंटेंट में जाके क्लिक करोगे आप लोग तो फोल्डर बने आएंगे, संस्कृत साहित्य काव्य शास्त्र की कक्षाएं यहाँ दिखेंगी। इस वाले फोल्डर में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर ई बुक्स में डाल देता हूँ, ई बुक्स में आपको जैसे ये दो पहली पीडीएफ डली हुई है, ई बुक्स में डाल देता हूँ, या फिर काव्य वाले उसमें डाल देता हूँ, काव्य वाले में डाल दूंगा चलो, क्योंकि वहीं पड़ी रहेगी वो पीडीएफ, ठीक रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ऐड होना है, मानसी पूछ रही हैं। अनुराग क्या पूछ रहे हैं, नेट की वजह से कल की जो वाईटी पर क्लास हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग प्राइवेट हो रही है। अनुराग उसमें ना, जो हम मैं पुस्तक लेके गया था पढ़ाने के लिए, उसके तथ्य गलत थे, फिर मुझे वो वीडियो हटाना पड़ा। तो उसलिए जो है वो मैं, वो पुस्तक है अच्छी है वाकई, कोई समस्या नहीं है, पर उस पुस्तक में जो कालक्रम दिया हुआ था, वो लिपियां कुछ गलत लिखी हुई थी, वो रिवाइज नहीं किया होगा उन्होंने। जो भी है उसमें मूल पाठ चाहिए था मुझे, मैं मूल पाठ, क्योंकि एक एक पंक्ति मूल पाठ की पढ़ाना चाह रहा था सभी अभिलेखों की, आज पढ़ा देंगे वो। तो कल जो है उसको कर लेंगे हम, मतलब आज रात की क्लास में आप लोगों का हो जाएगा वो। ठीक है, चलिए नमस्ते। और कोई प्रश्न है किसी का व्हाट्सएप को लेकर के, कैसे ऐड होना है, मानसी पूछ रही है। मानसी आपको अभी एक मैसेज भेज रहा हूँ, देखो। मैंने हर ग्रुप के लिए कई कई मैसेज भेजे हैं, इसलिए सुबह भी मैसेज भेजा, या तो आपने मैसेज नहीं अपना नोटिफिकेशन नहीं देखा होगा। एप्लीकेशन खोल के ना नोटिफिकेशन चेक करो, वहाँ नोटिफिकेशन दिख जाएगा। अभी फिर भेज देता हूँ एक बार और आपको, यूजीसी नेट वाला नोटिफिकेशन जो है वो भेज दे रहा हूँ अभी। आपको नेट नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसमें हाँ, उसके कराएंगे प्रश्न आज रात्रि 9 बजे, जो है वो सेम क्लास होगी कल। देखो चेक करो, नोटिफिकेशन आ गया होगा, मेरी तरफ से चला गया नोटिफिकेशन। आपको अगले 30 सेकंड में नोटिफिकेशन आ जाएगा, और नहीं नोटिफिकेशन आता है तो आपको व्हाट्सएप पर नंबर है, जो उस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। आप अपने जो ऊपर की 3 लाइन आती है ना, उस 3 लाइन पे क्लिक करके, जहाँ आपकी प्रोफाइल वगैरह रहती है, वहीं नीचे ऑप्शन भी है सीधा मैसेज भेजने का, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़ जाओगे। ठीक है विद्यार्थियों, नमस्ते।